नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सदन की हंगामेदार होने के संकेत दिए हैं। आज से 30 नवंबर तक सत्र चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल पारित होने की उम्मीदें हैं। सत्र में 2 विधेयक, गैर सरकारी संकल्प और द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव से होगी। इसके बाद अगले दिन 2 विधेयक पेश होंगे। लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सत्र से पहले की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ऐसी तस्वीरें विरले ही या ऐसे मौकों पर ही नजर आती है और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सत्र की शुरुआत से पहले बिहार की राजनीति से जुड़े प्रमुख नेता और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बगल में ही बैठी हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और साथ में कुछ अन्य नेता भी मौजूद हैं और एक दूसरे को वेलकम भी इस दरमियान किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और लाइव तस्वीरें आपको विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं। और अब भी अहम तस्वीर आप देख रहे हैं और इससे पहले लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। बता दें कि आज का दिन अहम है। जीएसटी से जुड़ा विधेयक सुशील मोदी पेश करेंगे। विधेयक पारित होने के बाद संशोधन को स्थायित्व मिल जाएगा। फिलहाल अध्यादेश के जरिए राज्य में जीएसटी लागू है। अंतिम दिन शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। तो विपक्ष के भी कई मुद्दे हैं। विपक्ष भी आज सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा और इसके लिए विपक्ष ने तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि विधानमंडल का ये शीतकालीन सत्र है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश होंगे। 10,463 करोड़ का 2018-19 का अनुपूरक बजट है। 27 और 28 नवंबर को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 29 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। 30 नवंबर को गैर सरकारी संकल्प होंगे। इसके अलावा अगर विपक्ष के मुद्दों की बात की जाए तो सरकार की नाकामियों के खिलाफ हल्ला बोलने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। और इस मौके पर नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए एक बार सुन लेते हैं। भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास से खेलने का काम किया या उसको समाप्त करने में लगे। निश्चित रूप से उन लोगों के नाम पर किसी भी शहर का नाम उस शहर के लोगों को अपमानित करता है। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि वैसे शहरों का नाम जरूर परिवर्तित होना चाहिए जो व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों के लिए जाना जाता हो। बख्तियारपुर के लिए भी आप लोग कोई प्रयास करेंगे? हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस ओर इशारा किया है स्पष्ट है, लेकिन हम लोग तो पहले भी इस बात विषय पर रख चुके हैं कि निश्चित रूप से बख्तियारपुर का नाम परिवर्तित होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि वैसे सभी स्थान जहां पर नकारात्मक छवि के लोग नजर आए उन पर जरूर परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ बयान भी नेताओं के बयान भी हम आपको सुना रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी। समय हो गया है और सभी नेता विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। बता दें कि विपक्ष के पास भी कई अहम मुद्दे हैं और विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है और सरकार की नाकामियों के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में विपक्ष है। बंदी के बाद जारी अवैध शराब तस्करी पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। मेन होल में गिरे दीपक के मुद्दे पर भी विपक्ष बवाल कर सकता है। विधानसभा के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने नारेबाजी की। विधायक अपने हाथ में पोस्टर लेकर सदन के मुख्य गेट पर पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार 2019 चुनाव को लेकर जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए संघ और भाजपा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म संसद की आड़ में राम मंदिर का मुद्दा उछालकर देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले और अन्य लोकतांत्रिक ताकतें इसका पुरजोर विरोध करती हैं और हम लोग देश के आम आवाम से अपील करते हैं कि वो भाजपा पर, संघ परिवार पर इसके लिए दबाव डाले कि जो देश की लोकतांत्रिक संस्था है, लोकसभा है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका सम्मान किया जाए। विधानसभा सत्र में भाग लेने कांग्रेस विधायक आज कुछ अलग अंदाज में पहुंचे। विधायक जी ने एक कुर्ता पहना था जिसमें उन्होंने घोटालों का जिक्र किया है, लेकिन उनके कुर्ते में सिर्फ ताजा मामलों का जिक्र है। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश ने विधायक जी से बात की। कांग्रेस विधायक घोटालों के प्रतिरूप हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के विधायक अमित कुमार टुन्ना जी, इनका सफेद झक कुर्ता ये कह रहा है, जिस पर तमाम घोटालों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कौन कौन से घोटाले हैं देखिए, दवा घोटाला है, सृजन घोटाला है, केसीसी घोटाला, ग्रामीण बैंक घोटाला, सृजन घोटाला, ये तमाम घोटालों का जो नाम है वो अपने कुर्ता पर आज अंकित करके आए हैं। ये बताइए विधायक जी, अक्सर विधानसभा में इसी तरीके से होता है, कोई धान लेकर आ जाता है, कोई टायर से, ट्रैक्टर से आता है, कोई बैलगाड़ी पर चढ़कर आता है। आज आपने ये क्या बाना धारण किया है? नहीं, हमने सोचा कि जो स्थिति है यहाँ सरकार की, लोग कहते कभी बांध टूटता है तो चूहा, शराब पीता है तो चूहा, हर जगह इन लोग चूहों को लेके अपना पेट भर रहे हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं, हम लोग को पब्लिक ने भेजा है कि उनकी बात को विधानसभा में रखने के लिए हम बताएं जो स्थिति है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को कि आज यही दिन है। चूहा अगर किसी घर में होता, लोग दवा देके उसको मार देते कि आगे नुकसान न करे, लेकिन इस सरकार में चूहों का फायदा उठा के अपना पेट पाल रहे हैं, अपना पेट चला रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। घोटाले तो और भी बहुत हुए हैं पिछले 60 सालों में, सिर्फ इतने ही घोटाले हुए हैं क्या? जितने का आपके कुर्ते पर जितना स्थान मिल पाया है, क्या बिहार उतने ही घोटालों को देखा है? जगह है उसी को ना हम, बाकी किसी घोटाले की जगह आपके कुर्ते में नहीं। तो जगह जितना उतना हम भर चुके हैं। अब घोटाला तो इतना है कि जिसको लिस्ट है, लेकिन अभी तत्काल जो हो रहा है करंट को याद रखेंगे ना। करंट में जो लोग सबसे ज्यादा बिहार विधानसभा में या बिहार में सबसे ज्यादा हंगामा तो चारा घोटाला को लेकर, उसका स्थान आपने नहीं दिया। बताइए, चारा घोटाला में कहीं से लालू जी को जबरदस्ती फंसा? मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उस घोटाला तो वो भी है ना। घोटाला तो वो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किए, उसमें फंसाया गया पॉलिटिकल पार्टियों को, पॉलिटिकल लोगों को। उसी चारा घोटाला में किसी को बेल दे दिया गया और कोई। अब आपने सिर्फ एनडीए सरकार के घोटालों को जगह दी है अपने कुर्ते? नहीं, हमने एनडीए सरकार में जो हो रहा है, लोग आज जो झूठा वादा कर उसके खिलाफ रोड पे आ रहे हैं, लेकिन बाकी घोटालों को जगह नहीं मिली। बाकी घोटाला अगर कोई किया तो उसको पनिशमेंट मिल चुका है, अभी नहीं मिला, उसको पनिशमेंट देने की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विधायक जी के कुर्ते पर उन्हीं घोटालों को जगह मिल पाई है जो एनडीए की सरकार में जिनके ऊपर आरोप लगे। लेकिन ये भी एक तरीका है मीडिया में स्थान पाने का कि कभी पिछले विधानसभा में देखा गया धान के फसल को लेकर कोई पहुंचा था, कोई बैलगाड़ी पर चढ़ के पहुंचा था। आज कांग्रेस के विधायक जी अपने कुर्तों पर घोटालों का नाम लिख करके आए हैं। कैमरामैन अशोक के साथ रुपेश कुमार, न्यूज 18 पटना। 44 हो गया? नहीं, देखिए 344 मेरे समय पंजा है यहाँ। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, हर तरीके से विपक्ष जो है अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। किसी ने कुर्ते पर घोटाले का जिक्र किया है तो कोई विधानसभा परिसर के गेट पर हंगामा कर रहा है, कोई बैनर लेकर आया है तो किसी के हाथों में अपनी मांगों का पोस्टर भी है। देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, संघ भाजपा शर्म करो, संविधान लोकतंत्र का सम्मान करो। तो बता दें कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश होंगे। 10,463 करोड़ का 2018-19 का अनुपूरक बजट है। 27 और 28 नवंबर को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 29 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। 30 नवंबर को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। तो ग्राफिक्स से डिटेल भी आपको दिखा रहे हैं
दूसरी तस्वीर में। वहीं अगर पहली तस्वीर की बात करें तो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि विधायक अपने परिधान की वजह से चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुर्ते पर तमाम घोटालों का जिक्र किया है और बातचीत भी उन्होंने हमारे संवाददाता से की और उसमें भी उन्होंने साफ किया कि क्या क्या घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं और क्यों उन्होंने अपने कुर्ते पर घोटाले का जो है वो जिक्र किया है। इसके अलावा अब आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं कुछ नेतागण जो बैनर्स लेकर पहुंचे हैं, पोस्टर्स लेकर पहुंचे हैं और अपनी बातें इन बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर भाकपा माले के विधायकों की नारेबाजी की ये तस्वीरें हैं, जहां विधायक हाथ में पोस्टर लेकर सदन के मुख्य गेट पर पहुंचे हैं और सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और इनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि 2019 चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर के मुद्दे को आखिर क्यों हवा दी जा रही है। तो जहां सत्ता पक्ष की कोशिश ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित कराने की है, वहीं विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है और दोनों ही अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। देखना होगा कि छोटे से इस सत्र में क्या कुछ किसके हाथ लगता है। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सत्र में शामिल होने के लिए पहुंची थी, गुलदस्ता लेकर पहुंची थी और इस दरमियान थोड़ी देर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी बैठी हुई नजर आई थी और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि सत्ता में ये दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं, लेकिन जब भी आमने सामने आते हैं कई बार बातचीत करते इनको पारिवारिक मौके पर या राजनीतिक मौके पर देखा जाता है और ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंची। लोजपा नेता चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को दो नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से वो सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो गठबंधन से अलग होना चाहते हैं और सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम देना ये बताता है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए में सीटों को लेकर जिस तरीके से दांवपेच और खींचतान चल रहा है और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अल्टीमेटम दिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोजपा के। चिराग जी, क्या नहीं लगता है कि ये जिस तरीके से चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये एनडीए को कितना कमजोर कर सकता है? देखिए, एनडीए को कमज़ोर करने की बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप दो नाव पे एक साथ सवार नहीं हो सकते। आपको ये चयन करना ही पड़ेगा कि आप एनडीए के साथ हैं या आप एनडीए के साथ आप नहीं हैं। एनडीए के साथ रहकर एनडीए के घटक दलों के नेताओं को जिस तरीके से आप अपमानित करते हैं, जिस अल्टीमेटम शब्द जैसा आप प्रयोग करते हैं, आपने 30 तारीख तक का आपने अल्टीमेटम दे रखा है। आपने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो मैं सीधा प्रधानमंत्री से बात करूंगा। दूसरी तरफ निरंतर आप हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ये तो अपने में दर्शाता है कि शायद आप गठबंधन में रहना ही नहीं चाहते। तो ये निर्णय अब उनको लेना है कि अगर वो गठबंधन में रहना चाहते हैं तो ईमानदारी से गठबंधन के भीतर बैठकर जितने भी मसले हैं उसको सुलझाएं। इस तरह के डेडलाइन की कोई जरूरत नहीं है। 30 तारीख को डेडलाइन दे रहे हैं, आप गठबंधन रख के डेडलाइन आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप दबाव सीधा दबाव बनाते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से आप ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं और जो कि किसी भी गठबंधन के लिए सही नहीं है। अगर आप गठबंधन में रहना चाहते हैं, गठबंधन को मजबूती देना चाहते हैं, तो गठबंधन के भीतर रहकर उसको आराम से सुलझाया जाए। जिस तरीके से आप लोग बार बार कहते रहे कि हम धर्मनिरपेक्षता की तरफ सोचते हैं, सांप्रदायिक तनाव न बढ़े, बावजूद इसके आप हमेशा सबकी बात करें और आपके सहयोगी में बीजेपी राम मंदिर का फिर से मुद्दा 6 दिसंबर को लेकर पूरा भीड़ अयोध्या में जुट रहा है। क्या इससे तनाव बढ़ता है? क्या इससे सहयोगी पार्टियों पर असर पड़ता है? क्योंकि इससे पहले 2015 में आप इसके साथ भुगत चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना एजेंडा तो रहा ही है। राम मंदिर का इशू उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि संविधान के दायरे में रहते हुए इसका निर्माण किया जाएगा। बट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अभी 2 दिन पहले वक्तव्य दिया कि जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता तब तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। अगर रही राम मंदिर
को लेकर कोई अध्यादेश लाने की या किसी तरीके के बिल को इंट्रोड्यूस करने की, तो मुझे लगता है उससे पहले हम तमाम घटक दल आपस में, एनडीए के जितने घटक दल हैं वो बैठेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा वो फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। पर अभी लोक जनशक्ति पार्टी का भी यही स्टैंड है कि क्योंकि ये मामला भी न्यायालय में और न्यायालय का जो भी आदेश आएगा वो सबको मान्य होगा। ये कहते हुए कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन जो सहयोगी पार्टी यानी लोजपा है वो जरूर चाहेगी कि तमाम सहयोगी पार्टियों को साथ में लेकर उनसे पहले बातचीत करके अगर किसी अध्यादेश लाने की बात हो रही हो तो पहले उनसे विचार विमर्श कर लें। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के मसले पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अल्टीमेटम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को अब तय करना है ताकि जिस तरीके से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो न सिर्फ एनडीए के सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि इससे विरोधियों को फायदा पहुंच सकता है। तो जल्द से जल्द इसका भी निपटारा किया जाए कि किस तरीके से जो एक उपेंद्र कुशवाहा का मसला है इसको भी सुलझाने की कोशिश करेगी एनडीए। कैमरामैन राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। आरएलएसपी विधायक सुधांशु शेखर का कहना है कि अभी मैं आरएलएसपी में हूं, कल क्या होगा इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। हां, एनडीए में हूं और आगे भी रहूंगा। सुधांशु शेखर का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार से बहुत लोग मुलाकात करते हैं, मैंने भी किया, तो इसमें गलत क्या है? अरे मुख्यमंत्री से सभी आदमी मुलाकात करते हैं, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। क्षेत्र की समस्या लेकिन हम तो जाएंगे ही। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में है और उनके साथ एनडीए में हम भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन चर्चा इस बात को है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आप आज की तारीख में मीडिया के सामने कह रहे हैं कि आप आरएलएसपी में रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। कल क्या होगा, अभी हमारे नेता भी एनडीए में है, कल वो क्या निर्णय लेंगे उसके बाद आप ये एश्योर करते हैं कि आगे भी एनडीए में आप रहेंगे? एकदम श्योर करते हैं कि आगे भी हम एनडीए में रहेंगे। एनडीए नहीं, आरएलएसपी में रहेंगे कि नहीं? एनडीए में रहेंगे। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में इस बार के मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। न्यूज 18 बिहार के संपादक प्रभाकर कुमार के सवालों का जवाब आरके सिंह ने बड़े ही बेबाकी से दिया। एक सवाल के जवाब में आरके सिंह ने कहा कि बीजेपी में सीएम नीतीश कुमार के समकक्ष खड़े होने वाले कई नेता हैं। आरके सिंह से खास मुलाकात देखिए आज रात 8 बजे। नेता बन गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि हम या सारे लोग आपको एज ए ब्यूरोक्रेट जानते हैं। कॉमन परसेप्शन है नेता का, वो हम नहीं बने। तो कोई ऐसा कद्दावर नेता बिहार में नहीं दिखता मुझे बीजेपी में जिसको आप नीतीश कुमार के समकक्ष भी खड़ा कर सके। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ कई नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं। आप भोजपुर के एमपी हैं और आज भी आप ब्यूरोक्रेट के अंदाज में जीते हैं। अगर भाजपा के लिए कोई सीट सबसे ये है सेफ, अगर आप लिख करके ले सकते हैं कि हम जीतेगी भाजपा, तो हम जीतेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो अयोध्या जो है वो अचानक हॉटकेक हो जाता है? हम नहीं इस मुद्दा को एकाएक उठाएं, ये मुद्दा था न्यायालय में था। तो आप अध्यादेश क्यों नहीं ले आते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं। ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप लाइए अध्यादेश। ये सरकार विचार करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा में मोहम्मद असलम गैंग और एसटीएफ के बीच अहले सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ में 5 अपराधी पकड़े गए हैं। एसटीएफ की टीम ने अपराधियों के पास से 2 315 राइफल, 3 कट्टा, 87 गोली, 13 खोखा और 4 बिंदोलिया जब्त किया है। मुठभेड़ में अपराधियों ने 45 से 50 राउंड जबकि एसटीएफ ने 19 राउंड फायरिंग की है। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के पेड़का गांव में बीती रात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि राजेश यादव अपने खेत से वापस लौट रहा था, तभी अपराधियों ने रास्ते में गोली मार दी। गंभीर हालत में राजेश को सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अंधेरा में था सर, कौन किस बार करके निकल गए। क्या करने के लिए गए थे? वो है मैंने धान काटी नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके बाद कहाँ आ रहे थे? घर निकल रहा था।
पहचानते हैं किसी को कौन गोली मारा? जी नहीं, अभी तो नहीं। कोई पूर्व का विवाद? जी कोई पूर्व का विवाद? कोई पूर्व विवाद नहीं है सर। क्या नाम है आपका? बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जहां आज नशा मुक्ति दिवस है। पटना सचिवालय के सभागार में नशा मुक्ति दिवस पर संकल्प लिया गया। मुख्य सचिव दीपक कुमार और गृह सचिव अमीर सुबहानी ने अपने अधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस दौरान गृह सचिव ने कहा कि इस संकल्प से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही गृह सचिव ने यह भी माना कि शराबबंदी के बावजूद शराब मिलना सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार इसे टास्क के रूप में ले रही है और हर हाल में इस पर लगाम लगाया जाएगा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मरुधरा के महासंग्राम का, जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। श्रीमान गुरुचरण जी, श्रीमान शक्ति सिंह जी हाड़ा, जिला अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीनारायण डाड़, संयोजक भाई दामोदर, जिला प्रभारी श्रीमान पुखराज पहाड़िया, भीलवाड़ा जिला प्रभारी श्रीमान गुरुचरण जी, नगर परिषद सभापति श्रीमती दीपिका जी कंवर, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शाहपुरा से हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश जी मेघवाल, मांडल से कालूलाल गुजर, भीलवाड़ा से विट्ठल जी शंकर, मांडनगढ़ से गोपाल लाल शर्मा, गंगापुर से श्रीमान रूपलाल जाट, जहाजपुर से श्रीमान गोपीचंद मीणा, आसिन से श्रीमान जब्बर सिंह सांखला,